जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। इन दिनों सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय है वो है कुर्मी और एसटी के बीच चल रहे विवाद का। मुद्दा बहुत छोटा सा है कि क्या कुर्मी भी एसटी हैं, यानी कि आदिवासी हैं, जो कुर्मियों की तरफ से दावा किया जा रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि कुर्मी जो है वो पहले आदिवासी थे, बीच में कुछ ऐसा हुआ, सरकार ने कुछ ऐसा किया कि वो सूची से हटा दिए गए और अब वापस उस सूची में आना चाहते हैं कुर्मी। यानी कि वो आदिवासी तो है लेकिन सरकारी जो लिस्ट है, जो सरकारी आंकड़ा है, उसमें वो शामिल नहीं है। तो अब उन्हें उस सूची में शामिल होना, उन आंकड़ों में उन्हें भी अपना नाम दर्ज कराना है, यानी कुर्मी जाति को लेकर। तो ये सारे सवाल है। ये सवाल आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन जरा आप सोचिए कि इसका जवाब ढूंढना कितना मुश्किल हो रहा है। सवाल ये है कि भाई क्या वाकई कुर्मी आदिवासी हैं और आदिवासियों की सूची में शामिल होंगे? सवाल ये है कि अगर कुर्मी आदिवासियों की सूची में यानी एसटी की सूची में शामिल हो जाते हैं तो फिर इसका क्या क्या परिणाम हो सकता है। आपको भी पता है कि झारखंड 5वीं अनुसूची में आता है, लेकिन क्या अगर कुर्मी एसटी में शामिल हो गए तो क्या झारखंड का नेचर जो है वो बदल जाएगा? जो ये 5वीं अनुसूची है वो 5वीं अनुसूची में रहेगा या फिर बदल जाएगा, ये 6ठी अनुसूची में चला जाएगा? ये सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों पर विशेषज्ञ अपनी अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन संविधान क्या कहता है? संविधान के आंकड़ों में क्या है जिससे झारखंड 5वीं अनुसूची में है अभी, और अगर एसटी में शामिल हो जाते हैं कुर्मी तो क्या वाकई 6ठी अनुसूची में शामिल हो जाएगा झारखंड? और अगर ऐसा होता है तो सोचिए कितना कुछ बदल जाएगा। है ना मजेदार बात? तो चलिए ये पहले जान लेते हैं हम कि एसटी और कुर्मी को लेकर जो विवाद चल रहा है। एसटी है और इधर कुर्मी है। ये विवाद है कि भैया एसटी में इन्हें शामिल होना है। अभी जो आबादी, अगर हम कहें कि एसटीओ की जो आबादी है यहाँ पर जितनी भी, वो तकरीबन 24+% है। ये है आबादी। हमारी टोटल जो झारखंड की आबादी है 4 करोड़ के आसपास है, ये आंकड़ा है। इनमें से ये 24% है और 24% है, यानी कि अगर आपको 5वीं अनुसूची में आना है तो तकरीबन आपको 50% के आसपास जनजातियों का होना जरूरी होता है। तो ये जो है ये 24% से ज्यादा है। ये झारखंड की ऐसी बनावट है कि आप देखिए यहां पर आपको बताएं 81 सीट हैं, इनमें से 28 एसटी हैं। अब अगर आप ये बताइए कि अगर इसमें कुर्मी शामिल होते हैं, कुर्मी अगर इन 81 के लिए आएंगे, 28 ऑलरेडी रिजर्व है, ये तो रिजर्व सीट है। अगर कुर्मी आए तो क्या कुर्मी इनका सीट ले लेंगे? ऐसा नहीं है। अगर कुर्मी एसटी में शामिल होते हैं तो फिर ये जो 81 सीट है इसके लिए वो अलग से आरक्षण लेकर आएंगे। ये उनका अलग आरक्षण होगा। और ये आरक्षण कैसा होगा? ये आरक्षण आपका ये जो 28 है उससे बढ़कर 32 भी हो सकता है, उससे बढ़कर 36 भी हो सकता है, लेकिन इनका अपना आरक्षण होगा। तो ये कहना कि भाई अब अगर जो आरोप लग रहे हैं कि अगर कुर्मी आते हैं तो ये जो 28 सीटें हैं, ये जो आरक्षित सीटें हैं, उनमें से ही उनका हिस्सा मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप समझिए कि ये जो स्पेक्यूलेशन है, ये जो धारणा है, ये गलत है। ये 28 जो आपको दिख रहा है, अगर कुर्मी अगर शामिल होते हैं तो फिर ये 32 से 36 या फिर जिस हिसाब से वो संवैधानिक बदलाव होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि 28 सीटें अगर अभी रिजर्व हैं 81 में से, तो इन्हीं 28 सीटों में से कुर्मियों को आरक्षण दे दिया जाएगा। यानी अब ये 28 सीटें एसटी के लिए हैं तो भाई इनमें से ही घट के अब उनका हो जाएगा 25 और 4 इनमें से 3 या 4 इनमें से कुर्मियों को दे दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब इनकी आबादी, आप देखिए, अब इसे ऐसे समझते हैं
सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि वो एकल समुदाय के सबसे बड़े समूह उनका दावा है। और जो अब तक चीजें, जो दस्तावेज और जो आंकड़े अब तक सामने आए हैं उसके हिसाब से भी अगर ये 24 प्लस जो क्रिश्चियन आबादी है, 4%, तो ये अगर 28% भी आती है तो यहाँ पर इनका अकेले 16 से 20% इनका दावा है। तो अगर ये 16% भी है, तो जब 16% कुर्मी आदिवासी जो एसटी सूची में शामिल हो जाएंगे, तो इन 16% के लिए आरक्षण एसटी को नहीं देना होगा। एसटी के लिए जो 28 सीटें ऑलरेडी आरक्षित हैं, इनमें से कुछ भी नहीं घटेगा, कुछ भी नहीं। ये संविधान को ये तय करना है, ये कानून को तय करना है। अगर इनको शामिल कर लिया जाता है एसटी में, तो फिर इनके हिसाब से आरक्षण होगा और फिर तस्वीरें बदलेंगी कि ये जो 28 है, ये 28 बढ़कर 30 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है और 35 भी हो सकता है। ये होगी तस्वीर। लेकिन अब चलिए, ये तो अलग तस्वीर है। अब आपको ये भी बात जानना जरूरी होगा कि भाई अनुसूचित जनजातियों को और जो है वो समूह 342 जो अनुच्छेद है, 366 का जो अनुच्छेद है, उसमें 25वां भाग जो है वो कहता क्या है आदिवासियों और जनजातियों के लिए, ये आपको समझना बहुत जरूरी होगा। अब ये जानना आपके लिए जरूरी है कि अनुच्छेद 366 के 25वें भाग में अनुसूचित जनजातियों को ऐसी आदिवासी जाति या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासी जातियों और आदिवासी समुदायों का भाग या उनके समूह के रूप में जिन्हें संविधान के उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियां माना गया है, उन्हें इस तरीके से परिभाषित किया गया है। अब देखिए, दो चीजें हैं, दो तरीके से ये अधिकार मिलता है कि कौन सी जनजातियां शामिल हो सकती हैं एसटी में, यानी शेड्यूल ट्राइब जो है उनमें कौन सी हैं। पहला तो ये आपको बताए कि 342 का भाग 1, इसमें आप देखेंगे राष्ट्रपति या जो केंद्र शासित हैं वहां पर केंद्र शासित राज्य, साथ ही राज्य के राज्यपाल। ऐसे जगहों पर आप देखिए कैसे आप डायरेक्ट कौन किसे शामिल कर सकता है। एक तो राष्ट्रपति के पास सीधा अधिकार है, दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित राज्य जो हैं उनमें जो है, और जो राज्यपाल हैं, इन्हें सीधा अधिकार है कि वो निर्देश दे सकते हैं, अधिसूचना जारी कर सकते हैं एसटी में किन्हीं को अगर शामिल करना है। तो ये सीधा सीधा है कि जनजातियों या जनजाति समुदाय द्वारा अगर जनजातियों को शामिल करना है तो फिर जो जनजाति समुदाय के हिस्सों को निर्देशित कर पाएंगे, और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के जो संबंध में अनुसूचित जातियां हैं उन्हें जिनको भी चाहे ये उनको शामिल कर सकते हैं, ये इनके पास अधिकार है। लेकिन ये कौन सा है, ये 342 का भाग 1 है, इसके तहत इन्हें ये अधिकार है। तो ये अधिकार एक आप देख चुके, अब दूसरा देखिए। अब दूसरा अगर हम देखेंगे तो संसद, एक तो उनके पास अधिकार है जो अभी 3 शक्तियां आपने देखी, राष्ट्रपति, केंद्र शासित राज्य के जो हैं राज्यपाल और जो राज्य के राज्यपाल हैं, इन तीनों के पास। दूसरा है ये भाग 2, वो पहला भाग था, ये दूसरा भाग। दूसरे भाग में किन्हें अधिकार है, संसद में जब कानून पारित हो जाए, कानून बने और अधिसूचना जारी हो, ये है। ये 2 शक्तियां ऐसी हैं जिनके तहत एसटी में कौन से समुदाय को या किस जनजाति को शामिल करना है, ये यहां से जब तक अधिसूचना नहीं आएगी तब तक ये संभव नहीं हो सकता है। तो ये है बड़ा
आधार, एक बड़ी शक्तियां जिनके तहत ये प्रत्यक्ष तौर पर यानी डायरेक्टली ये यहाँ से निर्देशित हो सकती हैं। लेकिन इन सब के अलावा जो सवाल उठ रहा है कि क्या अगर शामिल कर लिया जाता है कुर्मी को एसटी में तो क्या होगा। आपको भी पता है कि 5वीं अनुसूची, 5th शेड्यूल जो है, जिसे हम 5th शेड्यूल भी कहते हैं, और 6th शेड्यूल यानी 6ठी अनुसूची, अब देखिए विरोध का जो तरीका है ये थोड़ा सा जो सवाल उठाए जा रहे हैं कुर्मी समुदाय की तरफ से, कुर्मी प्रतिनिधियों की तरफ से, कि झारखंड हमारा 5th शेड्यूल में आता है। तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर जिला परिषद से लेकर के जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनका कंट्रोल है ना। जबकि ये यहाँ पर अगर आप सोचिए कि ये अगर 5th है और कहते हैं कि 28% एसटी की भागीदारी है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पेशा कानून होना चाहिए, जिस पर बात होती नहीं है। बात होती है क्या, सिर्फ बातें ही हो रही हैं, लेकिन बात उस पर नहीं हो रही कि भाई पेशा कानून क्यों नहीं लागू किया जा रहा। पेशा कानून लागू होगा तो रूढ़िवादी परंपराएं जो होंगी वो होंगी। उसके बाद ग्राम सभा को बहुत सारे अधिकार मिल जाएंगे, ये आपको पता है, लेकिन पेशा कानून यहाँ है नहीं। लेकिन इस पर बात नहीं हो रही है। बात क्या हो रही है कि कुर्मियों को एसटी में शामिल नहीं किया ना। आपको भी पता है कि 6ठी अनुसूची का सबसे, आप देखिए, असम 6th शेड्यूल में आता है। तो यहां पर कितने नियम हैं ये आपको भी पता है। वहां पर ट्राइब्स की जमीन खरीदना बेचना सब कुछ मना है, खनिज संसाधन सब कुछ संरक्षित है वहां पर। लेकिन यहां पर क्या है, आप झारखंड के बारे में जान रहे होंगे कि झारखंड में क्या है। तो इसलिए ये कुर्मी जो है, अगर मान लीजिए जैसे ही इसमें शामिल होते हैं तो ये 28% और जब ये भी जुड़ेंगे 28% की बात होती है। लेकिन जैसे ही शामिल होंगे तो अगर 50% से ऊपर तक की संख्या जाती है, जैसा कि दावा है कि शेड्यूल ट्राइब्स और अगर कुर्मी आते हैं तो 50% से ज्यादा की आबादी होगी, तो जैसे ही ये आबादी बड़ी होगी तो फिर ये एसटी जो कंप्लीट समुदाय होगा वो 6th शेड्यूल का आधार बनाएगा। और जैसे ही 6th शेड्यूल का आधार बनाएगा तो जो चीजें आप असम में देख रहे हैं, जो नियम कानून प्रावधान संवैधानिक व्यवस्था, वो आप झारखंड में भी देखेंगे। और यही बात कुर्मी नेता जो जनप्रतिनिधि हैं, जो कुर्मी के पुरोधा कह रहे हैं कि भाई हमने जब झारखंड लिया तो झारखंड इस समय थोड़ी सोच के लिया था कि कुर्मी और एसटी ऐसे लड़ने लगेंगे, कुर्मी और आदिवासी। और इसी पर तो सवाल है कि अगर ये इकट्ठे आ जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा। तो ये कौन चाहेगा कि 6th शेड्यूल में जाए। दूसरी चीज ये कि कोई पेशा कानून, अगर एसटी कुर्मियों से लड़ाई कर रहा है, फिर पेशा कानून के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हैं। पेशा कानून के लिए आवाज नहीं उठाते, सरना धर्म कोड के लिए आवाज नहीं उठाते। अगर अपने ही समाज की बात करनी है, अपने धर्म की बात करनी है, तो फिर इन दोनों चीजों पर भी तो तर्क होना चाहिए। इन दोनों चीजों के लिए क्यों नहीं होता। तो इतना आसान नहीं है ये। ये सवाल जरूर पूछा जा रहा है कि भैया आप हमें शामिल कर लीजिए, लेकिन शामिल करेगा कौन, और अगर शामिल होगा तो फिर इसके बाद क्या होगा। और अगर एसटी की तरफ से, आदिवासियों की तरफ से इन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कुर्मियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो फिर सवाल पेशा कानून को लेकर क्यों नहीं होता, पेशा कानून को लेकर आंदोलन क्यों नहीं होता, सरना धर्म कोड को लेकर आंदोलन क्यों नहीं होता। जिस जोर शोर से कुर्मी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, भाई ये देखिए, ये किसी के रेल ट्रैक पर बैठ जाने से किसी को अधिकार नहीं मिल जाएगा, और ना ही किसी के हवाई जहाज रोक देने से किसी को कोई अधिकार छीन लेगा, है ना। ये संभव है क्या, बिल्कुल संभव नहीं है। ये दोनों तरफ की बातें हैं कि अगर आप रेल की पटरियों पर बैठ गए और उसके बाद कह रहे हैं कि हमने तो रेल रोक दिया,
आप तो बैलगाड़ी तक नहीं रोक पाए, आप प्रोवोक कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए अगर वो बैलगाड़ी रोक भी दें तो क्या क्या बदल जाएगा? आपके रेल रोक देने से क्या बदल गया? क्या कुर्मियों को एसटी में शामिल कर लिया गया? संभव नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था कुछ ऐसी है कि जो मैंने आपको बताया कि जो अनुच्छेद है उसमें 366 का जो अनुच्छेद है उसमें जैसे ही आप पहले और दूसरे भाग में जाएंगे तो आपको, माफ कीजिएगा, 342 का जो भाग 1 और 2 है, 342 के भाग 1 और 2 को जब आप समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये दो महाशक्तियां हैं जो इस चीज को, ये जो है ना, जो भी आंदोलन चल रहा है, इसको यूं खत्म कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये भी तो समझना होगा कि अगर ये खत्म हुआ तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद की तस्वीर क्या होगी झारखंड की। और अगर झारखंड की तस्वीर बदलती है तो फिर इसकी बात कौन करेगा? पेशा कानून पर कौन बोलेगा? सरना धर्म कोड पर कौन बोलेगा? इसके लिए भी तो रेल टेका आंदोलन जैसा, डेहर छेका आंदोलन जैसा, या फिर विरोध प्रदर्शन, हवाई जहाज रोकने की बात, इनके लिए भी तो होनी चाहिए, क्योंकि ये तो आपकी पहचान है। रूढ़िवादी परंपरा को वापस लाने की बात कर रहे हैं, ग्राम सभा को अधिकार देने की बात कर रहे हैं, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ पेशा कानून से मिलेगा, इसके अलावा तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो ये फर्क है इन सवालों में और इन सवालों के जवाब ढूंढने में। जो टेक्निकल चीजें हैं वो और भी बहुत ज्यादा हैं, मैंने तो बस थोड़ा थोड़ा जो आम चीजें आप समझ सकते हैं, जो आम लोग समझ सकते हैं वो है, वरना टेक्निकल चीजें अगर आप किसी संवैधानिक व्यवस्था को समझने बैठेंगे तो आप एक अनुच्छेद को पढ़ते पढ़ते आप सो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें लिखा क्या है। ये बस ऊपरी सतह की बातें हैं कि आप ये समझ सके कि बहुत बड़ा फर्क आने वाला है अगर ऐसा कुछ हुआ तो है ना पेज, और पेज सिर्फ यहां नहीं है, पेज वहां तक है। क्या वाकई ईमानदार कोशिश है कि कुर्मियों को एसटी में शामिल किया जाए? और अगर हाँ तो फिर वो कोशिश नजर आनी चाहिए, और अगर नहीं तो दूसरी तरफ इस पेशा कानून पर भी बात होनी चाहिए, सरना धर्म कोड पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एसटी के अस्तित्व से जुड़ा मुद्दा है। जोहार, नमस्कार।